हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, सीबीएसई क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 27 फरवरी को इंग्लिश का पेपर डिसाइडेड है। और उसमें जो पेपर आएगा उसका सेक्शन बी और जो ग्रामर सेक्शन होगा उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 10 करने होंगे और वो एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सीबीएसई क्लास 10th की क्लास है, क्योंकि सीबीएसई के भी कुछ बच्चे हैं जो पढ़ते हैं तो उनके लिए क्लासेस बनाई जा रही हैं। हालांकि ग्रामर जो है वो सभी के लिए एक ही होता है, बट सीबीएसई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका पैटर्न, उनके पूछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यूपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके पूछने का तरीका अलग होता है। तो ये सीबीएसई क्लास 10th के लिए है और उनका सेक्शन भी जो ग्रामर 10 नंबर का होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे, उनके क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और ये देखिए आपसे लिखा जाएगा अटेम्प्ट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि 12 क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें से 10 क्वेश्चंस करने होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द नोट अबाउट द वांगला फेस्टिवल ऑफ मेघालय। द वांगला डैश फेस्टिवल फॉर द गारो इन मेघालय, असम एंड नागालैंड। अगर मुझे केवल इतना भी क्वेश्चन देता तब भी मैं आंसर लगा लेता। इसमें जो बाकी बातें लिखी गई कि जब पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, इट इज पॉपुलरली नोन एज द 100 ड्रम्स फेस्टिवल। इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आप पहला सेंटेंस रीड करो और आपके पास है इज इंपॉर्टेंट, आर एन इंपॉर्टेंट, वॉज द इंपॉर्टेंट, इज एन इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन है जिसमें से एक पास में लिखा गया है और बाकी जो 3 है वो प्रेजेंट में है। तो पास वाला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है यहाँ पे, द वांगला डैश फेस्टिवल, क्योंकि हम अभी के लिए बात करें, प्रेजेंट की बात करें कि वांगला एक फेस्टिवल है। अब होने के सेंस में यहाँ पे एक ऑप्शन ए बन रहा है, एक ऑप्शन डी बन रहा है। आर बन नहीं पाएगा क्योंकि फेस्टिवल जो है सिंगुलर हो जाएगा। सो ये जो 2 ऑप्शन सब बच रहे हैं इसमें एक जगह पे आर्टिकल दिया और एक जगह पे आर्टिकल नहीं दिया है, क्योंकि ये फेस्टिवल बहुत ध्यान से जब ऑप्शन लगाना तो ये एक नंबर आपके बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक एक नंबर करके 4-5 नंबर कट जाएंगे अगर ध्यान से ऑप्शन नहीं लगाओगे। तो सही ऑप्शन हो पाएगा इसका डी ऑप्शन होगा, इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। जो इस क्लास की पीडीएफ होगी सीबीएसई क्लास की, मैं बता दूं कि ये कोड है F27 CBSE, यही टेलीग्राम पे मैंने कोड बनाया हुआ है, इसी पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी तो बेवकूफ़ समझ ही रहे होंगे, ये कोड उनके पास होगा ही। जो अगर कोई नया बच्चा होगा तो ये उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, गधों को तो पता ही है। देखो, fill in the blank by choosing the correct option. You dash consult the thesaurus if you need groups of synonyms for those words. और बहुत ही हंसी आ रही थी कॉपी चेक करते टाइम जब तुम जैसे बेवकूफ जो है इसमें माइट ऑप्शन लगा रहे थे। ठीक, तो ये सारे मॉडल्स हैं, समझते हैं इसको एक एक करके। जो यूज टू मॉडल है, यूज टू मॉडल का यूज पास्ट की कोई एक्टिविटी दिखाने के लिए करोगे। आई यूज टू गो देयर, तो मैं वहां जाया करता था, बट नाउ इन प्रेजेंट आई हैव स्टॉप दिस, मैंने इस चीज को स्टॉप कर दिया है। तो ये यूज टू इसलिए होगा। जो माइट का यूज होता है ये आपको पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। ही माइट से दिस, वो ऐसा कह सकता है, मत जाओ उसके पास। ही माइट से दिस, हो सकता है वो कह दे कि नहीं भाई मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, उसके पास मत जाओ। तो माइट जो है वो पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और मे के पास्ट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो माइट भी यहाँ पे नहीं होगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं दिखाना है। जो यहाँ पे हमें दिखाना है वो दिखाना है आपको कि ये आपको जरूरत है। यू नीड टू कंसल्ट द थिसॉरस इफ यू नीड ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स। अगर आपको ग्रुप्स ऑफ सिनोनिम्स चाहिए तो आपको जरूरत है उस थिसॉरस को कंसल्ट करने की। हैड टू तो पास्ट में दिया है तो ये बनेगा ही नहीं। और हैड टू हैज टू का कहाँ यूज करते हैं? कंपल्सन दिखाने के लिए। ये भी बता दे रहा हूँ कि आई हैव टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। आई डोंट वांट, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, ठीक, लेकिन मुझे तुम्हें ऐसा पढ़ाना पड़ता है तो आई हैव टू टीच यू। और सिंगुलर है तो ही हैज टू टीच मी, उसे मुझे पढ़ाना पड़ता है। ही डज नॉट वांट, वो चाहता नहीं है, बट ही हैज टू टीच मी, तो हैज टू लगाओगे। पास्ट में बोलना होगा तो वही हैड टू लगाओगे। तो सही ऑप्शन हो पाएगा नीड टू, नीड टू। थर्ड क्वेश्चन देखो, एवरीबडी डैश कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। सब लोग कीन है, कीन मतलब उत्सुक है, एक्साइटेड है, ईगर है टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। आर है, हैज है, इज है और वर है। अब इन 4 ऑप्शंस में अगर देखो तो जो सबसे पहले एवरीबडी इस प्रोनाउन को समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इन सब में ये 4 एवरी, सम, नो, एनी लगा दो बडी में तो बन जाएगा एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी। इसी तरह थिंग लगा दो, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। और फिर इसी तरह वन लगा दो, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाएगा। हमेशा क्या यूज किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब। समबडी हैज कम हियर, कोई ना कोई यहां आया है, समबडी हैज कम हियर। तो समबडी, एवरीबडी, नोबडी हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये बात समझ आ गई। अगर सिंगुलर होते हैं तो 2 ऑप्शन तो मेरे खत्म हो गए, आर और वर। अच्छा, अपकमिंग नुक्कड़ नाटक है, अपकमिंग नुक्कड़ नाटक, आने वाले नुक्कड़ नाटक में
तो एवरीबॉडी या तो इज लगेगा या तो एवरीबॉडी हैज लगेगा। अब ये जो कीन है इसको समझना है कि ये हमारा एडजेक्टिव है। कीन क्या होता है? एडजेक्टिव। बहुत जरूरी है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्लियर होना। तो कीन जो है एडजेक्टिव है। एवरीबॉडी, अगर मान लो कीन की जगह पे मैं एक वर्ड रिप्लेस कर रहा हूँ एक्साइटेड, मैंने कहा कीन का मतलब इधर थोड़ा ईगर होना, उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। तो एवरीबॉडी हैज एक्साइटेड और एवरीबॉडी इज एक्साइटेड, तो आप तुरंत कह दोगे सर एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। हैज तो किसी ऑप्शन में हो नहीं सकता, क्योंकि हैज के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, नाउन लगा सकते हैं, लेकिन हैज के साथ कभी एडजेक्टिव थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, तो एवरीबॉडी हैज कीन नहीं होगा, एवरीबॉडी इज कीन टू पार्टिसिपेट इन द अपकमिंग नुक्कड़ नाटक। फोर्थ क्वेश्चन है द गुड न्यूज इज दैट डैश वॉलंटियर्स ड्रॉप आउट दिस मंथ देन द लास्ट 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो तो ये क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है डैश वॉलंटियर्स ड्रॉप आउट दिस मंथ देन, ये देन क्या है? ये एक कंजंक्शन है जो कि क्या करता है? कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन का कंजंक्शन है। और अगर ऐसा है कंपैरिजन का कंजंक्शन है तो फिर यहाँ पे कोई भी कंपैरेटिव डिग्री लगनी चाहिए। जैसे आप बोलते हो राम इज बेटर देन कालिया, राम कालिया से बेहतर है, तो राम इज बेटर देन कालिया। बेटर क्यों लगाया? क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री लगाना था। तो इस हिसाब से अगर देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बन रहा है, वो है फ्यूअर। यही एक कंपैरेटिव डिग्री में है, बाकी कोई कंपैरेटिव डिग्री में नहीं है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बातें आपको बता देता हूं। जो ये वॉलंटियर्स लिखा है ये प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए कभी भी लिटिल का प्रयोग, लेस का प्रयोग नहीं कर पाओगे, या तो फ्यू करोगे या फ्यूअर करोगे। फ्यू हो नहीं पाएगा क्योंकि कंपैरेटिव है, तो फ्यूअर हो पाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट आर्टिकल्स। करेक्ट आर्टिकल भरना है आपको। और इट वॉज डैश अ हिस्टोरिक डे फॉर द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन डैश ऑनर वॉज बिस्टो अपॉन इट्स एम्प्लॉय। बिस्टो अपॉन मतलब प्रदान करना, दिया जाना, है ना, दिया गया उनको। तो ये एक ऐतिहासिक दिन था। अब एच जो है ना वो यहाँ पे हिस्टोरिक कौन सा साउंड देता है? आर्टिकल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ये सब पढ़ चुके होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो प्लेलिस्ट में चले जाना और वहाँ पे बेसिक इंग्लिश ग्रामर की जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लेना। 2 आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। और पढ़े नहीं होगे तो जाओगे कहाँ बेटा, है इनडेफिनिट। 2 ही आर्टिकल होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट में कौन सा होता है? द। इनडेफिनिट में कौन सा होता है? ए और एन। बस तुम्हारे रिवीजन के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक, पता तो मुझे है ही, तुम पढ़े हो। डेफिनिट में होता है द, इनडेफिनिट में होता है ए और एन। तो जो ए और एन होते हैं ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए लगाए जाते हैं। साउंड देखा जाता है कि वो क से ग का साउंड है या अ से अ का साउंड है। क से ग का है तो ए लगाओ, अ से अ का है तो एन लगाओ। तो देखो हिस्टोरिक में एच है ना, हिस्टोरिक ह आएगा, ह हिस्टोरिक, तो ए लगा दो। इट वाज अ हिस्टोरिक डे, द लगाएंगे क्योंकि कोई ऐसा मतलब मार्क्ड डे नहीं है, मतलब डेफिनेट निश्चित दिन नहीं है, एक था, बस एक कैलेंडर में एक दिन था जो कि ऐतिहासिक बोला गया। सो इट वाज अ हिस्टोरिक डे। अब केवल इसी ऑप्शन को अगर सही करो तो तुरंत तुम्हें मिल जाएगा कि ये पहला ऑप्शन ही हो पाएगा, और किसी ऑप्शन में पहले में ए नहीं दिया है। तो जब भी ऑप्शंस वाले आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो उनको एलिमिनेट करने का मेथड ढूंढो कि किस तरह से मैं एलिमिनेट कर रहा हूं। अगर ये 2 ऑप्शन खत्म हो सकते हैं, 3 ऑप्शन खत्म हो सकते हैं, मैं अगर श्योर हो गया कि इसमें ए लगेगा, द लग नहीं सकता, तो फिर एक ही ऑप्शन है ए और एन। व्हेन एन ऑनर, एक सम्मान उनको दिया गया, किसको? एम्प्लॉइज को। The following paragraph has not been edited. There is one error in each line. Identify the error and write its correction against the correct blank number. Remember to underline the correction. The first one has been done for you. ये पहला वाला है, ये आपके लिए कर दिया गया है और बाकी आपको करना है। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे। It chess is called the game of kings. एक बार इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चेस इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग। तो ये जो ऑफ था इसकी जगह क्या लगा दिया हमने? ऑफ। ये एरर है और ये करेक्शन है, इस ऑफ को हटा दिया गया। इट हैज बीन अराउंड, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था हैज के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म। यहाँ पे मैंने कौन सी लगा रखी है? बीइंग। तो ये बीइंग हटाओ, यहाँ पे लिखो एरर में बीइंग और करेक्शन में लिखो बीइंग। इट हैज बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीपल हैव बीन प्लेड इट फॉर ओवर 500। फॉर 500 ईयर्स दिया हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, तो हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि हैव बीन प्लेड भी एक स्ट्रक्चर है, बट इसका मतलब खेला जाता है, तो लोगों को थोड़ी खेला जाता है, ये तो पैसिव वॉइस बन जाएगा। तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा प्लेइंग। तो यहाँ पे प्लेड लिखो एरर में और सही लिखो प्लेइंग। पीपल हैव बीन प्लेइंग। चेस वाज बेस्ड ऑन एन इवन ओल्डर गेम फ्रॉम इंडिया। एक पुराने गेम्स पे बेस्ड होता था, नहीं होता है, क्योंकि सारी बातें प्रेजेंट में बोली जा रही हैं, सब कुछ। देखो यहाँ पे लिखा है चेस इज कॉल्ड द गेम ऑफ किंग्स।
तो इसकी वजह से यहाँ पे इज होगा। तो यहाँ पे जो वॉज लिखा था करेक्शन करके यहाँ पे इज कर दो। और ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है इसमें कोई एरर नहीं है, बस ब्लैंक देना यहाँ पे भूल गया हूँ मैं, मतलब यहाँ पे लिखना था मुझे कि नो एरर, लेकिन ये क्वेश्चन में मैं भूल गया हूँ। अभी थोड़ा सा धक्का लगा हुआ इस बात को सुन के। चलो खैर, अगर ट्राई की होगी इस क्वेश्चन को तब। आई डैश नॉट बज, बज का मतलब होता है मूव करना, एन इंच फ्रॉम द राइटर्स पाथ। देखो मेरा कुछ नैतिक तरीका है किसी काम को करने का, और मैं यहाँ से 1 इंच भी हिलूंगा नहीं, कम वॉट में, चाहे जो हो जाए सिचुएशन, चाहे कितनी भी विपरीत हो जाए, मैं हटने वाला नहीं हूँ, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। अब अगेन फिर से, कैन आपकी कैपेबिलिटी दिखाता है और माइट आपकी पॉसिबिलिटी दिखाता है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। ना यहाँ पे कैपेबिलिटी की बात हो रही है, ना यहाँ पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, यहाँ पे असर्शन की बात हो रही है, जोर देने की बात हो रही है। तो ऑप्शन तो बन रहे हैं शैल और विल। अब बात होती है कि आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और रिमेनिंग सब्जेक्ट के साथ विल लगाते हैं। लेकिन अगर आप किसी फॉर्म डिटर्मिनेशन की बात करते हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो इस तरह की सिचुएशन में आई और वी के साथ आप विल लगाते हो ना। जब मूवी में आता है बोलता है आई विल किल यू बास्टर्ड, आई विल किल यू, तो मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुम्हें मतलब बख्शूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। तो आई विल किल यू, तो आई और वी के साथ क्या लगाते हो, विल लगाते हो। तो यहाँ पे शैल नहीं होगा, सही ऑप्शन डी हो पाएगा, विल। आई विल नॉट, ये यहाँ पे बहुत ही असर्शन दिखाया जा रहा है कि आई विल नॉट बज एन इंच, 1 इंच नहीं मूव करूंगा फ्रॉम माई राइटर्स पाथ। तो इसकी वजह से यहाँ शैल लगा के विल लगाओ। इट डैज नो ट्रीज बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स, और आपके ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो विल है, सॉरी एक मिनट देख ही लेता हूँ ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है हैव, विल हैव, हैज और वुड हैव। अगर आप ध्यान दो तो इट जो है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो हैव नहीं हो पाएगा, ठीक है, और वुड हैव का कोई सेंस नहीं है, विल हैव का कोई सेंस नहीं है, सही ऑप्शन हैज होगा। क्यों होगा बताता हूं। इट हैज नो ट्रीज बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स, ऐसा इसलिए हो पाएगा इट हैज, क्योंकि हम एक दिया तो नहीं है यहाँ पे कि कहीं प्रेजेंट की बात हो रही है, लेकिन मानते हुए चलेंगे जब तक नहीं दिया है कि ये प्रेजेंट की ही बात चल रही है। इट हैज नो ट्रीज बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स, इट के साथ। इट वुड हैव कोई सेंस नहीं है इट वुड हैव लिख देने से, ठीक, और इट विल हैव का भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अगर हैज और लगाना चाहो तो विल हैव, वुड हैव आपको दोनों क्लियर लग रहा होगा कि इट के साथ वुड हैव भी लगा सकते हैं, इट के साथ विल भी लगा सकते हैं, लेकिन सही ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा हैज के साथ इस क्वेश्चन में। इट हैज नो ट्रीज बिल्डिंग और बिलबोर्ड्स, क्योंकि वहां पे कोई भी बिल्डिंग नहीं थी, कोई ट्रीज नहीं थी और कोई बिलबोर्ड्स नहीं है, नॉट नहीं थे, नहीं है। तो इट हैज नो ट्रीज, नो बिल्डिंग और नो बिलबोर्ड्स, कोई भी वहां पे बैनर और कुछ भी उस तरह का एडवर्टीजमेंट का वहां पे है नहीं, तो वहां पे सही ऑप्शन हो पाएगा सी ऑप्शन, इट हैज। आपको ऐसा लग रहा होगा एक बार के लिए कि सर ये ऑप्शन भी हो सकता है, बट ये दोनों ऑप्शन नहीं हो पाएंगे, सही ऑप्शन होगा हैज। A number of people dash reported to be missing in the car accident at Pune. अब जरा इसको समझना, a number of people dash reported, a number of और the number of, ये दोनों ध्यान रखना, a number of और the number of। जब भी इनको बोलते हो a number of, तो a number of बोलते समय जब आप कोई नाउन लगाओगे तो एक्चुअल में ये नाउन को पूरी तरह से डिफाइन करते हुए एडजेक्टिव फ्रेज का काम करेगा, है ना, a number of। तो मेन नाउन ये हो गया, और नाउन हमेशा प्लूरल होगा, तो प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब। ध्यान से समझिएगा, जब आप बोलोगे अ नंबर ऑफ बुक्स, तो एक्चुअल में हम किसको बोल रहे हैं, बुक्स की बात कर रहे हैं। अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे अ नंबर ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। और जब भी अ नंबर ऑफ के साथ नाउन लगाओगे तो प्लूरल हो जाएगा, अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ पीपल, प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो अ नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, मेन सब्जेक्ट ध्यान होता है, मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, पीपल, तो प्लूरल हो जाएगा। रिपोर्टेड टू बी मिसिंग, रिपोर्ट किया जाता है, ये V3 है, पैसिव वॉइस बनेगा कि वो मिस है कार एक्सीडेंट में एट पुणे। तो अ नंबर ऑफ पीपल मेन वर्ब है, मेन सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे मेन वर्ब इज लग नहीं सकती क्योंकि सिंगुलर है, वॉज लग नहीं सकता क्योंकि सिंगुलर है। अब यहाँ पे आर रिपोर्टेड भी हो सकता है, वर रिपोर्टेड भी हो सकता है, तो क्योंकि कोई एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी वजह से आप हो पाएगा सी वर, क्योंकि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है। आर रिपोर्टेड मतलब किए जाते हैं, हमेशा की बात हो जाएगी। वर रिपोर्टेड मतलब वो एक्सीडेंट हुआ था। तो अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग, यहाँ पे वर हो पाएगा, आर नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि वो एक एक्सीडेंट की बात की जा रही है, इन द कार एक्सीडेंट। तो वो कार एक्सीडेंट डेली थोड़ी हो रही होगी, रेगुलरली थोड़ी हो रही होगी, वो एक कार एक्सीडेंट हुई होगी, तो इसीलिए लिखेंगे अ नंबर ऑफ पीपल वर रिपोर्टेड टू बी मिसिंग इन द कार एक्सीडेंट एट पुणे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी डोंट थिंक देयर विल बी अ सीवियर शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर बिकॉज देयर वाज डैश रेनफॉल यस्टरडे। हमें नहीं लगता कि कोई सीवियर शॉर्टेज, सीवियर मतलब सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकेबल वाटर, पीने वाले पानी की कोई बहुत सीरियस शॉर्टेज होगी, बिकॉज देयर वाज डैश रेनफॉल यस्टरडे, तो अच्छा खासा रेनफॉल हुआ था, ए गुड अमाउंट, तो न लॉट्स हो पाएगा, न मेनी हो पाएगा, न फ्यू हो पाएगा, अ लॉट ऑफ सही ऑप्शन होगा यहाँ के लिए, अ लॉट ऑफ रेनफॉल। अ लॉट ऑफ क्या होता है, इन लार्ज अमाउंट, बहुत ही लार्ज अमाउंट में रेनफॉल। मेनी लगाओगे तो प्लूरल चाहिए था तो हो नहीं पाएगा, फ्यू निगेटिव सेंस में होता है तो हो नहीं पाएगा, लॉट्स इन थोड़ा इनफॉर्मल होता है, सही मायने में अ लॉट ऑफ हो जाएगा। ठीक, ये 10 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपके नरेशन के इस पेपर में दिए हुए हैं, आसानी से कर लोगे, खाली ऑप्शन एलिमिनेट करो। राम सेड टू मी व्हाई डिड यू नॉट, इंट्रोगेटिव है तो सेड टू इसमें चेंज करके आस्क में, तो यहाँ आस्क है, यहाँ आस्क है, ये टोल्ड हटा दो, इन्फॉर्म हटा दो। अब इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले, और जब नरेशन चेंज करोगे तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। तो वाई आई डिड नॉट यहाँ पे है और वाई हैड नॉट यहाँ पे है, तो दोनों में सही है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद ही रखा हुआ है। लेकिन डिड कंप्लीट पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज होकर किसमें चला जाएगा नरेशन में, पास्ट परफेक्ट में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ही सेड टू मी, अगर इंट्रोगेटिव है तो आस्क में चाहिए, चारों आस्क में है, कोई दिक्कत नहीं। वाई ही हैड, वाई ही वॉज, वाई वॉज ही और वाई ही वॉज। अगेन देखो, वाई आर यू सो लेजी, तो यू आर लेजी है तो चेंज होके वॉज और वर में चला जाएगा, वॉज और वर में जाएगा तो ये हैड वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा और वॉज ही वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वॉज ही के पहले है और हमें चाहिए वॉज ही के बाद में, तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन है, वाई ही वॉज सो लेजी और वाई ही वॉज सो लेजी, यहाँ पे बीइंग लगा दिया, कोई मतलब नहीं बनता है, सही ऑप्शन हो पाएगा बी पार्ट, वाई ही वॉज सो लेजी ऑन दैट डे। आई थिंक कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और ऐसे ही छोटे छोटे सेशन आपको मिलते रहेंगे। और थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो क्लास 10th के जो बच्चे उन तक शेयर कर दीजिएगा, CBSE वाले बच्चों के साथ, और टेलीग्राम पे PDF F27 CBSE।